Hello students, good afternoon. Myself Falguni Salvi, your social science teacher, and today's date is 29 September 2020 and day is Tuesday. तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। आपके चैप्टर का फुल नेम है ट्राइबल डिकुस एंड द विजन ऑफ द गोल्डन एज। जैसा कि हम सभी ने इसका मीनिंग जान लिया था, ट्राइबल्स मीन्स आदिवासी जनजाति, डिकुस मीन्स आउटसाइडर जैसे कि ब्रिटिश जो कि हमारे देश में आए थे कॉलोनियल रूल के समय, और ब्रिटिश लोग जब हमारे देश में आए थे उस समय को हम कॉलोनियल रूल के नाम से जानते हैं। एंड द विजन ऑफ द गोल्डन एज, और किस तरीके से स्वर्णिम भारत का सपना देखा था आदिवासी लोगों ने, ये हम जानेंगे। इसमें हमने 2-3 पेजेस रीड आउट कर लिए थे स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका आज का टॉपिक, फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट, कि जंगलों में कैसे कैसे कानून बने और उनका इम्पैक्ट लोगों के जीवन पे क्या हुआ। लेट्स स्टार्ट इट। द लाइफ ऑफ अ ट्राइबल ग्रुप्स एज यू हैव सीन वाज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट। जैसा कि हमने देखा, आदिवासी जनजाति या आदिवासी समूह के जो लोग हैं उनका जीवन पूरी तरीके से जंगलों पर निर्भर था। मतलब वो जंगलों से जो भी चीज़ें मिलती थी, चाहे वो फल हो, फूल हो, लकड़ी हो, ये सारी चीज़ें, मतलब फ्यूल फॉडर सब कुछ इनको वहीं से मिलता था। सो चेंजेस इन द फॉरेस्ट लॉज हैड अ कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन द ट्राइबल लाइफ। इसीलिए अगर जंगलों के कानून में मतलब फॉरेस्ट लॉज में कुछ चेंजेस होते हैं तो उनका पूरा इफेक्ट जो है आदिवासी जनजाति पर भी पड़ेगा। द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर ऑल फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर्ड दैट द फॉरेस्ट वर स्टेट प्रॉपर्टी। ब्रिटिश जब हमारे देश के अंदर आए थे, ब्रिटिश मतलब ये ब्रिटेन के रहने वाले थे, इंग्लैंड से कुछ लोग हमारे देश में आए थे कॉलोनियल रूल करने के लिए, ठीक है। तो इसमें दे रखा है कि जब ब्रिटिश लोगों ने हमारे देश में राज करना शुरू करा तब उन्होंने ऑल फॉरेस्ट मतलब सारे जंगलों को डिक्लेयर दैट फॉरेस्ट वर स्टेट प्रॉपर्टी, कि जो जंगल है वो पूरे प्रांत की जो है वो क्या है, जमीन है, मतलब इनका उन आदिवासी लोगों पे कोई भी हक नहीं है। Some forests were classified as the reserved forest for they produced timber which the British wanted। इसमें दे रखा है कुछ जंगल तो ऐसे भी थे जिनको रिजर्व्ड फॉरेस्ट का नाम दे दिया गया, मतलब जिनका कोई भी यूज़ नहीं कर सकता है, वहाँ से कोई भी व्यक्ति जो है वुड का यूज़ नहीं कर सकता है, मतलब एक लकड़ी भी वहाँ से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उस लकड़ी से जो है टिम्बर बनता है जो कि मजबूत लकड़ी होती है, फर्नीचर में सब में काम आती है, जिसको ब्रिटिश लोग ज़्यादा मांग थी ब्रिटिश लोगों के समय में। इन दिस फॉरेस्ट पीपुल्स वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, और ये फॉरेस्ट ऐसे थे रिजर्व फॉरेस्ट जिसके अंदर लोग आज़ादी से घूम भी नहीं सकते थे। प्रैक्टिस जूम कल्टीवेशन, कलेक्ट फ्रूट्स और हंट एनिमल्स। जूम कल्टीवेशन मतलब आप कहीं पर भी थोड़े से इलाके में भी खेती नहीं कर सकते, वहाँ से आप कोई भी फल इकट्ठे नहीं कर सकते और जानवरों का शिकार भी उन जंगलों में से नहीं कर सकते जो कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट थे। Some were जूम कल्टिवेटर टू सर्वाइव इन सच a सिचुएशन, और कुछ जूम कल्टिवेटर्स मतलब वो लोग जो इधर से उधर जाकर खेती करा करते थे अलग अलग ज़मीन के हिस्सों पर, उन लोगों के लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा परेशानी भरी रह गई। किस तरीके से जूम कल्टिवेशंस ऐसे सिचुएशन में रह सकते हैं? मैनी वर देयरफॉर फोर्स्ड टू मूव टू द अदर एरियाज इन सर्च ऑफ द वर्क एंड द लाइवलीहुड, और इनमें से कुछ लोगों की हालत तो इस तरीके से बुरी हो गई कि उन लोगों को बोझ लगने लगा और उन लोगों ने अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाके काम ढूंढना शुरू कर दिया ताकि उनकी जीविका सही ढंग से चल सके। बट वंस द ब्रिटिश स्टॉप द ट्राइबल पीपुल फ्रॉम लिविंग इनसाइड फॉरेस्ट दे फेस्ड अ प्रॉब्लम। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश लोगों ने ट्राइबल मतलब आदिवासी जनजाति को जंगलों में रहने से मना कर दिया, उस समय से ही उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। फ्रॉम वेयर वुड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट इट्स लेबर टू कट द ट्रीज फॉर द रेलवे स्लीपर्स एंड टू ट्रांसपोर्ट लोग्स। इसमें दे रखा है किस तरीके से वन विभाग भी होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो किस तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है मजदूरों को ढूंढे, ठीक है। फ्रॉम वेयर मतलब कहाँ से, क्योंकि आदिवासी लोगों को जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लेता था ताकि लकड़ी काटने का काम या जो भी जंगलों का काम है वो वही लोग करते थे। लेकिन अब आदिवासी लोगों के न रहने के बाद वन विभाग को इस चीज़ की परेशानी आने लगी ताकि वो लकड़ी नहीं काट सकते। लकड़ी किस चीज़ के लिए काटता था वन विभाग? रेलवे स्लीपर्स और ट्रांसपोर्ट लोग। स्लीपर्स क्या है, इसका मीनिंग आपको कीवर्ड्स में दे रखा है, द हॉरिजॉन्टल प्लांक ऑफ द वुड ऑन विच रेलवे लाइन्स आर लेड। लकड़ी का बड़ा गट्टा जिस पर रेलवे लाइन डलती थी पुराने समय में, तो उसके लिए मजबूत लकड़ी का यूज़ किया जाता था जो कि जंगलों से ली जाती थी, लेकिन अब उन्हें काटने वाला भी जंगलों में कोई नहीं रह गया। कॉलोनियल ऑफिशियल्स केम अप विथ अ सॉल्यूशन।
तब कॉलोनियल ऑफिशियल्स मतलब जो ब्रिटिश लोगों में कुछ ऑफिसर्स थे, उन्होंने एक उपाय सुझाया. दे डिसाइडेड दैट दे वुड गिव जूम कल्टिवेटर स्मॉल पैचेस ऑफ द लैंड इन द फॉरेस्ट एंड अलाउ देम टू कल्टिवेट दीज ऑन द कंडीशंस दैट दोज हु लिव्ड इन द विलेजेस would have to provide labor to forest department and look after the forest. इसमें दे रखा है कि कुछ लोगों ने मतलब कुछ अधिकारी जो हैं उन्होंने एक उपाय सुझाया कि क्यों ना हम जो जूम कल्टीवेटर्स हैं या फिर जो इधर से उधर काम करने वाले व्यक्ति हैं आदिवासियों में भी, उन लोगों को हम जमीन के छोटे छोटे पैचेस मतलब हिस्से दे दें जंगलों के अंदर, और फिर हम उनको कहें कि वो वहाँ पे काम करें हमारी शर्तों के ऊपर, और वो जंगलों में भी रहे ताकि वो जगह हमको मजदूरी भी दे सके समय समय पे. जब हमको मजदूर चाहिए तो मजदूर का काम भी कर दे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात को भी माने और जंगलों का भी ध्यान रखें. सो इन मैनी रीजन्स द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश्ड फॉरेस्ट विलेजेस टू इंश्योर अ रेगुलर सप्लाई ऑफ द चीप लेबर. और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक ऐसा इलाका बनाया फॉरेस्ट विलेज मतलब जो जंगलों का गांव है, जहाँ पर आदिवासी लोगों को रखा जा रहा था, उन्हें रहने के लिए जगह दी जा रही थी और खेत दिए जा रहे थे ताकि समय समय पर उनको मजदूरी भी करा दें और उनसे सारा काम भी कर ले और वो लोग भी खुश रहें. अब हम नेक्स्ट पेज स्टार्ट करेंगे. तो स्टूडेंट्स ये हमारा नेक्स्ट पेज है. Many tribal groups reacted against the colonial forest rule. बहुत सारी ऐसी जनजाति आदिवासी जनजाति में ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इस जो रूल है इसका विरोध किया. They disobeyed the new rule, continued with practices that were declared illegal and at times rose in the open rebellion. इसमें दे रखा है कि उन लोगों ने disobey मतलब अवज्ञा करी मतलब आज्ञा को नहीं मानना. तो ब्रिटिश लोगों ने जो कानून बनाए थे उनको मानने से इन लोगों ने मना कर दिया और लगातार वही चीजें करी जिनको लोगों ने गैर कानूनी मतलब ब्रिटिश शासन में गैर कानूनी दे रखा था. टॉपिक ये दे रखा था कि ये चीजें गैर कानूनी है, उन लोगों को इन्होंने करा और ओपन रिबेलियन मतलब खुली चुनौती जो है वो उन्होंने सरकार को दे दी, उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी उसको. सच वॉज द रिवोल्ट ऑफ द सोनग्राम संगमा इन द 1906 इन द असम. और इसी तरीके के विवादों में एक विवाद था सोनग्राम संगमा जो कि 1906 के अंदर असम के अंदर हुआ था. एंड द फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑफ द 1930s इन द सेंट्रल प्रोविंसेस. और फॉरेस्ट सत्याग्रह मतलब जंगलों में भी सत्याग्रह हुआ था 1930s में जो कि सेंट्रल प्रोविंसेस में भी हुआ था. मतलब अलग अलग जंगल जो है उनमें सत्याग्रह हुआ था उस समय में ताकि लोग जो है इस कानून का विरोध कर पाए, ट्राइबल लोगों को अपने हक वापस से मिले. द प्रॉब्लम विथ ट्रेड. अब इसमें दे रखा है व्यापार में क्या परेशानी आई थी उन लोगों को उस समय में, वो हम पढ़ेंगे. During the 19th century, tribal groups found that the traders and the moneylenders were coming into forest more often, wanting to buy forest produce, offering cash loans and asking them to work for wages. It took tribal groups some time to understand the consequence of what was happening. इसमें दे रखा 19वीं शताब्दी मतलब 19th सेंचुरी का समय कुछ ऐसा समय था. 19th सेंचुरी, अब 19th सेंचुरी का समय कौन सा है? 1800 से लेके 1899 तक मतलब 1899 तक ये जो समय होता है ये 19th सेंचुरी में आता है. मैंने आपको बताया था पहले कि 19th सेंचुरी आ रहा है तो 18 वाला जो समय है वो. तो इस समय के अंदर जो आदिवासी लोग हैं उन्होंने देखा कि जंगलों के अंदर बहुत सारे व्यापारी आ रहे हैं, मनी लेंडर मतलब जिनके पास पैसा है जो कि लोगों को देना चाहते हैं ब्याज पर, वो लोग आ रहे हैं और वो जंगलों की जो भी चीज़ें हैं उनको खरीदना चाहते हैं, लोगों को कैश लोन देना चाहते हैं कि पैसे में हम आपको लोन देंगे, आपको बस किस्तें चुकानी है. एंड आस्किंग देम टू वर्क फॉर वेजेस, और आपको हम पैसे देंगे, आपको काम करना है. तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग लोग जो है उस समय जंगलों में आए. इट टुक ट्राइबल ग्रुप सम टाइम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग. इसके कारण उस समय में जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको ये चीज़ समझ में नहीं आई कि हकीकत में क्या होने वाला है. लेट अस कंसिडर द केस ऑफ द सिल्क ग्रोवर्स. अब हम सिल्क ग्रोवर्स मतलब जो रेशम बनाते हैं वो लोग, उनके साथ क्या परेशानी आई थी इन द 18th सेंचुरी. अब 18th सेंचुरी का समय आ रहा है जो कि 1700 से लेके 1799 तक हुआ होगा. ठीक है, ये समय होता है 18th सेंचुरी का. तो ये जो 100 साल का समय है 18th सेंचुरी का. इंडियन सिल्क्स वॉज इन द डिमांड इन द यूरोपियन मार्केट. भारत का जो रेशम था मतलब भारत की जो रेशम थी उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने लग गई थी यूरोपियन मार्केट मतलब यूरोप के जो बाजार है वहाँ पर. यूरोप एक कॉन्टिनेंट का नाम हम सभी जानते हैं.
तो वहाँ के जो आसपास के जो भी देश है वहाँ पर सिल्क की बहुत ज़्यादा डिमांड हुई। द फाइन क्वालिटी ऑफ द इंडियन सिल्क वॉज हाईली वैल्यूड एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम द इंडिया इंक्रीज रैपिडली। इसमें दे रखा है जो हमारे यहाँ का महीन एकदम पतला जो रेशम था वो विदेशों में बहुत ज़्यादा उसकी मांग होने लगी और उसका निर्यात होने लगा, मतलब एक्सपोर्ट होने लगा दूसरे विदेशों में। एज द मार्केट एक्सपांडेड, जैसे जैसे मार्केट बढ़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स ट्राइड टू इनकरेज सिल्क प्रोडक्शन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड। इसमें दे रखा है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि विदेशी लोगों ने आके हमारे देश में लगाई थी ताकि लोगों को काम दे, और काम देने के बहाने धीरे धीरे उन्होंने हमारे भारत देश पर राज करना शुरू कर दिया और हमें गुलाम बनाया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने बहुत ज़्यादा इंकरेज करा लोगों को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेशम बनाओ, सिल्क प्रोडक्शन करो, ताकि हम विदेशों में पूरे माल को बेच सके। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, यहाँ से हम कल रीड करेंगे, जो कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स में ही है कि वीडियो जो है वो 10 मिनट्स से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो 10 मिनट्स अब हो चुका है, तो यहाँ से हम कल पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको जितना भी आज पढ़ा है उतना आपको पूरा रीड आउट करना है, और नेक्स्ट 2 पेजेस, मतलब जो आपका नेक्स्ट पेज है यहाँ तक आपको पूरा रीड करना है, जिसका टॉपिक है बिरसा मुंडा। ये वाला आपको पूरा टॉपिक यहाँ लास्ट तक पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।